नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला। राय बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत का इरादा जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज करने का। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में रहे दूसरे स्थान पर, फाइनल में किया प्रवेश। वहीं भारत के मुरली श्रीशंकर ने भी लॉन्ग जंप में डायमंड लीग फाइनल में बनाई जगह। और ताजादारी शतरंज रेटिंग में भारत के डी गुकेश पहुंचे 8वें स्थान पर। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। और खबरों की शुरुआत करते हैं एशिया कप से जुड़ी खबरों के साथ। तो बहरहाल एशिया कप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टार जैवलिन थ्रोअर की बात कर ले तो भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में विश्व चैंपियन बनने वाले नीरज ने 85.71 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज ने इस साल लीग डायमंड मीट में हिस्सा लिया और वो 23 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही नीरज ने 17 सितंबर को यूजीन अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भी डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है। मुरली श्रीशंकर ने ज्यूरिख डायमंड लीग में 7.99 मीटर की छलांग के साथ 5वां स्थान हासिल किया। भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चेक रिपब्लिक के याकूब बेटलिच 85.86 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज ने इस साल 3 डायमंड लीग मीट में हिस्सा लिया और वे 23 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस सीजन में नीरज पहली बार किसी इवेंट में शीर्ष पर रहने में नाकाम रहे। नीरज ने दोहा और लौसाने में हुई डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया था। नीरज ने 17 सितंबर को यूजीन अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भी डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है। मुरली श्रीशंकर ज्यूरिख डायमंड लीग में 7.99 मीटर की छलांग के साथ 5वें स्थान पर रहे। वे 3 डायमंड लीग मीट में हिस्सा लेने के बाद 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। डायमंड लीग फाइनल का आयोजन यूजीन अमेरिका में होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर कब्जा करने वाले नीरज चोपड़ा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बात नीरज चोपड़ा पे बिल्कुल सटीक बैठती है। आइए बात करते हैं उनसे, पता करते हैं उनके इन कारनामों के बारे में। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। नीरज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं अभी तक कि आपने जीता नहीं है, आपकी उस पे आपने उस टूर्नामेंट पे अपनी छाप नहीं छोड़ी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप शायद रह गया था क्योंकि सिल्वर था पिछले बार, और ये है एक तरह से सोने पे सुहागा। तो जब आपने वो जीता उसके बाद जो खुशी महसूस हुई, थोड़ा हम लोगों को बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्ते सभी की सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस दिन काफी रात थी इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग जाग के वो कंपटीशन देख रहे थे। तो बिल्कुल उस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी से पहले तो। और बिल्कुल ये साल चैलेंजिंग चल रहा था, बीच में कुछ इंजरी हो गई थी और सबसे बड़ा कंपटीशन वर्ल्ड चैंपियनशिप था, तो थोड़ा सा एक शक पैदा हो गया था माइंड में कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कि टारगेट तो वही था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल का कलर बदलना है। पिछली बार सिल्वर था, तो बिल्कुल, पर बहुत खुशी है कि कुछ भी हो, बीच में काफी दिक्कतें आई, चैलेंज आए, लेकिन आज फाइनली हम
मतलब गोल्ड जीत के यहाँ पे बैठे हैं साथ में, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत अच्छा नीरज लगा। चोपड़ा को। मतलब ये शायद मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हमारे देश में पिछले कुछ सालों में अगर गोट का नाम दिया जाए तो शायद वो गलत नहीं होगा। अब आप लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कैसा महसूस होता है? जी, मैं मतलब इस चीज को मैं खुद तो ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर बहुत सारे एथलीट रहे हैं अपने एथलीट्स की जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बहुत बढ़िया किया है। और मैं तो ये बोलूंगा कि आगे मुझे और ज्यादा अच्छा करना है। पर अच्छा लगता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं अपने अलग अलग तरीके से, और वही है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अभी तो और कुछ करना बाकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के ठीक बाद ही आपका डायमंड लीग भी हुआ, उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। किस तरीके से आप अपने आप को बॉडी को अपने आप को ट्रेन करते हैं, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैवलिंग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दिक्कत होती होगी आई एम श्योर। कभी ऐसा होता होगा सुबह उठ के कि नहीं मन कर रहा, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि यार जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, वो तो काफी मुश्किल तो होता है कि ट्रैवल पे ट्रैवल और फिर लगातार बैक टू बैक कंपटीशन खेलना। पर वही है कि कई बार हमको रेडी रहना पड़ता है मेंटली कि नहीं, अच्छा करना है, वहां पे भी जाना है, खेलना है। और बस ये समझना चाहिए कि कहाँ पे खुद को पुश करना है। तो हमारे पास कुछ कंपटीशन ऐसे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमको बिल्कुल अपना लिमिट के पार जाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं कि हमको बॉडी की सुननी पड़ती है, क्योंकि ट्रैवल और उसके बाद इतनी थकावट होती है, तो पूरा हर कंपटीशन में 100% नहीं दे सकते। तो बिल्कुल कुछ में ऐसे सोचना पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा धीरे से खेलना है, फिट रहना है। क्योंकि ये डायमंड लीग इतना जरूरी नहीं था, फाइनल डायमंड लीग है यूएसए में, तो उस पे ज्यादा फोकस है, और फिर एशियन गेम्स है। तो मैं अभी इसी पे आने वाला था अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं इसी पे आने वाला था कि इसके बाद फाइनल डायमंड लीग है, फिर एशियन गेम्स, बहुत बड़ा एशियन गेम्स में तो आपने धाकड़ परफॉर्मेंस दी हुई है, तो जी उसको रिपीट करना चाहेंगे ऑब्वियसली। अपने आप को अपना जो परफॉर्मेंस है उस तरीके से, और फाइनल डायमंड लीग तो हर जो एथलीट है उसका वो एक तरह से सपना ही है। जी, बिल्कुल, फाइनल डायमंड लीग के लिए पूरा अपना अच्छे से अभी अपना दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेंगे। यहीं पे हूँ मैं, 10 दिन के लिए यहीं पे ट्रेनिंग करूंगा यूरोप में, और उसके बाद फिर यहाँ से ट्रैवल करूंगा यूएसए के लिए। उसके 4-5 दिन पहले चला जाऊंगा, क्योंकि टाइमिंग काफी ऊपर नीचे होती है। और फिर उसके बाद फिर अपना एशियन गेम्स पे पूरा फोकस रहेगा, और फिर उसके बाद सीजन ऑफ। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो सपोर्ट है अब तब्दील हो रहा है? परफॉर्मेंस तो आपकी देखिए आ ही रही है, ठीक है ना, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी खुद उठ के आ रहे हैं। तो कितना इन लोगों का सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टॉप्स का, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, साई का, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से, टॉप्स की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल स्पोर्ट्स चेंज हो गया है। टॉप्स जब से मतलब एथलीट्स को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, एथलीट्स को बाहर ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, और बाहर compete करने का मौका मिल रहा है। हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स हैं, जेवलिन मिलते हैं। कुछ साल हम पहले जाएंगे तो बहुत दिक्कतें होती थी, जेवलिन्स नहीं होते थे एथलीट्स के पास, या फिर उतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो अभी तो फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, और बाहर भी ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। तो काफी इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि बिल्कुल और ज्यादा जूनियर एथलीट्स जो अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, उन पे और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाके उन्हीं में से और ज्यादा ऐसे एथलीट्स निकलेंगे जो अपने अपने देश को और ज्यादा अच्छे मेडल्स दिलाएंगे। तो बिल्कुल, और हमेशा देखो, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ऐसा फील्ड है कि आपको इसमें साइंस और काफी टेक्निकल चीजें आती रहती हैं। तो बिल्कुल हमेशा ही इम्प्रूवमेंट का हमेशा वो रहता है, इम्प्रूवमेंट की जगह हमेशा रहती है। तो बिल्कुल और ज्यादा जितनी सपोर्ट मिल सके, एथलीट्स को ऑलरेडी मिल रही है, तो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना एथलीट्स का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपके बहुत बड़े सपोर्टर है प्राइम मिनिस्टर मोदी। मतलब आप जब भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा ट्वीट से, सोशल मीडिया से आपको बधाई देते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, वो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था फोटो, प्रज्ञानंदा जो अपना चेस में Yes. जीत के आया है। तो बहुत ही अच्छा है कि एक इतनी कम एज में इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और अभी मोदी जी से ना केवल वो हमसे या ओलंपियन से मिलते हैं, बाकी सभी एथलीट्स का उनको पता होता है कि कौन कहाँ पे
परफॉर्म कर रहा है, कैसा करके आया। तो वो चीज बहुत अच्छा है कि वो इतना इतना बिजी शेड्यूल से इतनी सारी चीजों में फिर भी कैसे इन चीजों में फोकस रख पाते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि एथलीट जब जीतते हैं। आपसे मिले भी थे, आपसे ओलंपिक जाने से पहले भी मिले और ओलंपिक के आने के बाद भी मिले, तो बहुत बड़ा एक मुंह मिलता है कि एक देश का लीडर आपको सपोर्ट कर रहा है इस तरीके से, है ना? नहीं, बिल्कुल सभी एथलीट से उन्होंने बात की थी जाने से पहले भी, और जब ओलंपिक खेल के आए उसके बाद भी सभी से बातें की। नहीं, बिल्कुल वही है कि काफी अच्छा लगता है जब वो ऐसे अप्रिशिएट करते हैं परफॉर्मेंस जब एथलीट दे के आता है, और अच्छा लगता है, बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है सभी एथलीट्स को। अच्छा, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी, हमने आरा 4x100 का भी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा एथलीट्स का, और आपके जैवलिन में 3 लोगों ने टॉप 10 में आए, मतलब आपने तो खैर टॉप 6 में, टॉप जी 6 में, और उसके जी। साथ साथ आपने तो खैर गोल्ड जीता। लेकिन आप सोचिए किशोर जेना और डीपी मनु, मतलब उन लोगों का परफॉर्मेंस, अब हम ये कह सकते हैं कि जो नई पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो शुरुआत कर चुके हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आज से बिल्कुल। 5 साल पहले, 6 साल पहले भी सेकेंड स्ट्रिंग नहीं दिख रहा था, आपको याद होगा। नहीं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। सबसे मेन बात है कि इतने बड़े कंपटीशन में उस प्रेशर के साथ और परफॉर्म करना और अपनी पर्सनल बेस्ट थ्रो लगाना, क्योंकि मनु ने भी ऑलमोस्ट अपनी पर्सनल बेस्ट के पास लगाई और जिना ने अपनी पर्सनल बेस्ट थ्रो लगाई। तो मतलब चैलेंजिंग होता है काफी कि इतने बड़े कंपटीशन में वो खेल रहे हैं। और जेना के लिए तो काफी दिक्कतें रही थी, वीजा का इशू हो गया था और फिर काफी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इतना कैरियर का सबसे मेन कंपटीशन था उसका, और उसके लिए ही क्वेश्चन खड़े हो गए थे कि क्या पता जा पाएगा नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर भी खेलने आया और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो वो काफी अच्छी चीज थी कि कैसे उसने अपने आप को फोकस रखा और कैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और बेस्ट 6 में आए हमारे। मतलब 3 फ्लैग आपको दिख रहे थे इंडिया के, तो वो अपने आप में ही मतलब एक अलग ही मजा था। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना एक बहुत सही फोटो वीडियो चल रहा था कि जिस तरीके से आपने नदीम को अपने पास बुलाया, एक इसे कहते हैं बॉर्न होमी, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता है। तो थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा था, क्या हुआ, मतलब दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि क्या हुआ था उस टाइम पे। जी बिल्कुल, जब जैसे ही जेवलिन खत्म हुई तो सब याकूब ने चेक रिपब्लिक का फ्लैग ले लिया और मुझे इंडियन फ्लैग मिल गया। तो पाकिस्तान का फ्लैग कहीं था नहीं, तो मैंने पूछा अरशद से कि भाई कि कहाँ है आपका फ्लैग, कहाँ है? तो बोला कि शायद से अभी नहीं है, अभी यहाँ किसी के पास। थोड़ी देर बाद मिल गया था, लेकिन उस टाइम हम तीनों साथ में खड़े थे, मैं और याकूब खड़े थे। मैंने अरशद को भी मगा एक फोटो लेते हैं साथ में, तो इसलिए हम तीनों वहां पे खड़े थे। तो काफी अच्छा लगता है एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट करना, अप्रिशिएट करना आपस में। ये जो टॉप 4-5 जैवलिन प्लेयर हैं आपके साथ, ये इनमें एक अलग बॉन्ड होम है, एक बहुत दोस्ती आ रही है। आप लोग थ्रो करने के बाद भी एक दूसरे से बात करते रहते हैं? जी बिल्कुल, कंपटीशन के अंदर भी जब कोई अच्छा थ्रो करता है, तो जब मैं अच्छा थ्रो करता हूं तो वो मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं, और जब वो अच्छा करते हैं तो हम सभी आपस में एक वो फ्रेंडशिप है। बिल्कुल राइवल्स तो हैं ही, जब खेलते हैं तो फोकस खुद के थ्रो पे रहता है, लेकिन एक दूसरे को हम हौसला भी देते हैं बीच में कि नहीं, एक दूसरे को पुश करना है और अच्छा करना है। तो वो अच्छा है कि एक आपस का एक स्पोर्ट को और हेल्दी बनाता है और एक एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा रखता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को वही करें कि नहीं, एक दूसरे से खुश ना हो या फिर ऐसे बात ही ना करें एक दूसरे, तो मजा नहीं है। और अच्छा लगता है कि सभी की अच्छी फ्रेंडशिप है और सभी एक दूसरे को हमेशा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते कोई हैं। फ्रेंडली बैंटर हुआ है कि किसी ने, जैसे याकूब ने या नदीम ने या किसी ने कुछ बोला कि आपने कुछ अच्छा फेंका या आपने कुछ मिस हो गया, कभी ऐसा हुआ कि बोला अरे अच्छा नहीं हुआ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ बोला कभी? कल ही हुआ है। कल ही जब थ्रो कर रहे थे तो मेरे पहले 3 थ्रो इतने अच्छे नहीं थे। जी याकूब और वेबर ने काफी अच्छे थ्रो किए थे, और मैं याकूब का 8504 था समथिंग इतना, जी। तो मैंने उससे आगे थ्रो कर दिया। तो ना सॉरी, वेबर का था। वेबर से, यस जी। यस। तो उससे आगे मैंने फेंक दिया, तो फिर वेबर बोला कि वाई क्योंकि वो काफी बार ऐसे होता है ना कि कुछ सेंटीमीटर से बेचारा रह जाता है। कई बार बड़े कंपटीशन में आपने देखा, ओलंपिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4th रह गया। तो वो ऐसे काफी फनी है, काफी अच्छा लड़का है, और ऐसे कि बोला कि वाई कंपटीशन में ही, मतलब वो उस मजाक के मूड में, ऐसे माहौल में मजाक के मूड में रहना, तो वो काफी टफ होता है। और वो बहुत अच्छा है कि ऐसे वो उसमें उस टाइम भी मजाक क्यों आज भी क्यों तूने मुझसे आगे फेंक दिया ऐसे करके।
तो वो अच्छा, हमेशा थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो नोक झोंक चलती रहती है, ठीक है। जी। आपके अब मुझे याद है जब मेरी आपसे पहले बात हुई थी, आपने कहा था जैन ज़ेलेंस्की आपके एक तरह से गुरु, आप फॉलो बहुत करते हैं उनको, जी। उनका स्टाइल है। तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि अपना थ्रो करने के बाद पता चल जाता है आपको कि मेरा थ्रो बेहतरीन हुआ है या जी। मतलब हो गया है। तो मैंने आपको देखते हुए नहीं देखा कि कहाँ गिरा, आपको पता था। ये कैसे हुआ? मतलब इज देयर समथिंग आपको पता है कि ये हुआ है, और क्या आप अपने अपने गुरु से सीख रहे हैं कि तीन, उनके पास भी ओलंपिक गोल्ड है, जी। एक हो चुका है, दो है, तो क्या? नहीं, बिल्कुल, वो तो अगर जेवलिन की हम बात करें तो जैन ज़ेलेज़नी का नाम सबसे ऊपर आता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और इतने ज्यादा मेडल्स, अपने आप को इतनी एज तक कंसिस्टेंट रखना और इतने बड़े लेवल की परफॉर्मेंस देना, और बहुत ही ग्राउंडेड है। सबसे मेन बात कि अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा। और आप देखोगे चेक रिपब्लिक का एक काफी अच्छा मतलब ट्रेंड है कि वो एक लंबा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही ग्राउंडेड है सभी, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। पर वही है कि मेरे हिसाब से सभी थ्रोअर्स को पता लग जाता है हाथ से थ्रो निकलते ही। मेरा थोड़ा सा अलग इसलिए लगता है क्योंकि मैं उल्टी तरफ हो जाता हूँ और टूट मेरा जाता है। फेस पब्लिक की तरफ हो जाता है। पर बिल्कुल पता जरूर लग जाता है सभी को कि बहुत अच्छा थ्रो निकला है हाथ से निकलते ही सभी थ्रोअर्स को। पूरा देश मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 1-1:30 बज रहे थे, पूरा देश एक तरह से जगा हुआ था आपका ही परफॉर्मेंस। ये शायद ही हुआ है कि इतने लोगों का प्यार इस तरीके से आपको मिला है। आप कैसे अपने आप को मतलब कंपोज रखते हैं, काम रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं? आपने कहा वो भी ग्राउंडेड रखते थे आपको, और लेकिन आप कैसे ग्राउंडेड रखते हैं अपने आप को? दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होगी, क्या आप अपने आप को कूल रखने का, नीरज का कूल रखने का मंत्र क्या है? कूल तो बस वही है कि सबसे मेन तो फोकस वही है कि जो हमारी नॉर्मल एथलीट की लाइफ होती है कि दोनों टाइम की अपनी ट्रेनिंग पे और जो अपना रेस्ट का और खाने का टाइम है हमारा, मोस्टली सबसे ज्यादा टाइम हम उसी पे लगाते हैं। और अगर हम उसी पे फोकस रखें और बाकी चीजों पे जो भी लाइफ में चल रहा है उनको भी थोड़ा थोड़ा वो करते रहे, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा टाइम ही वही है कि हमको हार्ड ट्रेनिंग करनी होती है, हमको अच्छे से खाना खाना होता है, रेस्ट करना होता है। तो उसी में दिन चला जाता है। तो अगर एक एथलीट उस तरफ ही ज्यादा फोकस रखे तो वैसे ही ऑलरेडी उसके पास बाकी चीजों के लिए या बाकी काम के लिए इतना समय होता है नहीं कि ज्यादा सोचे या फिर अपने आप को बहुत ऐसे बड़ा माने। तो वो एथलीट मेरे हिसाब से इसीलिए थोड़ा सा थोड़े उसमें ही रहते हैं अपने जोन में। तो वो चीज काफी हेल्प करती है कि ट्रेनिंग करना और अपने अपने गेम पे फोकस करना। देखिए, आपको सुनेगा पूरा भारत, तो अगर जो यंग बच्चे हैं जो अभी आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनको अगर नीरज चोपड़ा कुछ बताना चाहे, क्या बताना चाहेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को सक्सेस रख सकते हैं? क्या आपका वो एक एक लाइन होगा? आप फेमस कोट देते हैं आजकल बहुत ज्यादा। नहीं, मेरा तो एक लाइन यही होगा कि अपनी अपनी मेहनत पे और खुद पे विश्वास रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कई बार सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंस नहीं आजकल। कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में सबको रिजल्ट चाहिए। आपको जो काम पसंद है उसको करते रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार। और बिल्कुल टाइम लगता है अच्छा कुछ बड़ा होने में। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरे उनसे ही बातों से वो करें, लेकिन आप अलग अलग फील्ड में देखोगे अभी हर स्पोर्ट में या अलग अलग फील्ड में हमारे एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल किसी भी फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, बस आपको अपने काम पे फोकस और लगातार मेहनत करने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, मतलब अगर 7-8 साल की बात करूं, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक एम्फेसिस दिया गया है। आपको लग रहा है ये शायद एक अमृत काल है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर ओलंपिक हिस्ट्री की बात करें तो टोक्यो हमारे लिए सबसे बेस्ट ओलंपिक्स रहे हैं, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों में। और आने वाले पेरिस में भी मुझे लगता है कि पहले से अच्छा ही होना चाहिए। मेडल्स की संख्या ही बढ़नी चाहिए और परफॉर्मेंस वाइज भी और एथलीट्स के जो जाने की संख्या है वो भी बढ़नी चाहिए। तो वही है कि बस ये यही टाइम असली है कि और ज्यादा सपोर्ट मिले एथलीट्स को और उनको एक एक गैप मिले ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब खेल के आते हैं या फिर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो काफी इधर उधर जाना रहता है। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि अभी ओलंपिक्स के लिए पूरा ऐसा नहीं है कि हमको कुछ महीने चाहिए, हमको पूरा एक साल और ये ऐसे टाइम चाहिए कि ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये टाइम ऐसा है कि उनको एथलीट्स को पूरा दो, सपोर्ट करो, तो फिर आप देखोगे कि अलग ही रिजल्ट होगा पेरिस में।
अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपकी आवाज से, आपकी आंखों से मुझे लग रहा है कि शायद तबीयत ठीक नहीं है। जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खास नहीं है? बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हैं, थोड़ा बताएं, मतलब कोई इंजरी कंसर्न है या नहीं? इंजरी वगैरह सब ठीक है। हाँ, तबीयत में थोड़ा सा है, गले में प्रॉब्लम हो गई थी, खांसी वगैरह बुढ़ापे से ही है, तो तबीयत है थोड़ा क्योंकि बॉडी को पुश करना और फिर पूरा उसको मेंटेन करना थोड़ा सा वो होता है, पर ठीक है, सब ठीक रहा। गोल्ड आखिरी क्वेश्चन, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, टोक्यो गेम्स सब हो गया है, इसके बाद एशियन गेम्स है इस साल, मैं जानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी आंखें तो बुल्सआई पे रहती है हमेशा। पेरिस में, मैं इससे पहले भी, आपको याद होगा टोक्यो जाने से पहले भी मैंने आपसे पूछा था, तब भी आपने बताया था। मैं इस बार आपसे पूछ रहा हूँ, पेरिस से जाने से पहले 1 साल है, क्या कमाल धमाल हम देख पाएंगे फिर एक बार? बिल्कुल जी, कोशिश तो वही रहती है कि कमाल धमाल ही करें और उसी के लिए मेहनत करते हैं, और बिल्कुल उस बिलीव के साथ ही जाते हैं जब भी खेलने जाते हैं कि कुछ अलग ही करके आना है। तो बिल्कुल अभी 1 साल है उसके लिए, तो है अपने पास टाइम, और अच्छे से मेहनत करेंगे और कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे वहां पे। ऑल द बेस्ट टू नीरज चोपड़ा। आप ऐसे ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए, और हम सब आपके साथ हैं, देश की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। तो आप देख रहे थे खास पेशकश नायाब नीरज, जिन्होंने कमाल धमाल यहाँ मचा रखा है और डायमंड लीग में भी उनका परचम लहरा। ऐसे ही वो आगे भी अपना नाम रोशन करते रहेंगे और देश का भी रोशन करते रहेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।